बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हमारा टॉपिक है सेल साइकिल। ठीक है, BS 6 सेमेस्टर में हमारा पहला जो कोर्स कंटेंट्स के अकॉर्डिंग हम चले तो हमारे पास पहला टॉपिक आता है माइटोसिस। ठीक है, माइटोसिस मतलब के सेल डिवीजन। अगर हम डायरेक्ट माइटोसिस को पढ़ते हैं तो उसमें जो है वो फिर बहुत सारे हमारे क्वेश्चंस रह जाएंगे, बहुत सारे हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे। ठीक है, तो इस तरह से अपनी हर कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सबसे पहले हमारे लिए जरूरी है कि हम सेल साइकिल के बारे में जो है वो थोड़ा सा आज पढ़ते हैं कि सेल साइकिल क्या है। सेल साइकिल की बच्चों सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं हम। अच्छा, डेफिनेशन देखने से पहले मैं आपको एक आइडिया दे दूं। बच्चों, साइकिल जब हम किसी चीज के लिए वर्ड्स यूज करते हैं उसका मतलब है कि एक पॉइंट जिस जगह से स्टार्ट हो रहा है वो घूम घाम के बहुत सारे स्टेप्स करके दोबारा से जो है वो पहले वाले पॉइंट पे आ जाए। ठीक है, इसी तरह से बच्चों सेल साइकिल जो है ये भी एक सेल होगा आपके पास, ये बहुत सारे स्टेप्स में से गुजरेगा। उन स्टेप्स में से गुजरने के बाद ये दोबारा अपने पहली वाली स्टेप पे वापस आएगा। इस चीज को हम नाम देंगे सेल साइकिल का। ठीक है, सेल बच्चों एक सीरीज ऑफ चेंजेस सेल के अंदर आती हैं, जिसमें सबसे पहले जो है वो सेल अपनी ग्रोथ करेगा, फिर उसके बाद रेप्लिकेशन करेगा DNA की, उसके बाद सेल डिवाइड कर जाएगा। ठीक है, तीन चीजें होंगी इसके अंदर। सबसे पहले सेल ग्रो करेगा, उसके बाद ये अपने DNA को रेप्लिकेट करेगा और लास्ट पे जो है सेल क्या कर जाएगा, डिवाइड कर जाएगा। ठीक है, अब ये जो सीक्वेंस है, ये जो तरतीब है चेंजेस का कि पहले ग्रो करना, फिर रेप्लिकेट करना, फिर सेल का डिवाइड करना, इस तमाम चेंजेस के सीक्वेंस को हम सेल साइकिल का नाम देते हैं। ठीक है, या फिर बच्चों अगर हम बहुत शॉर्ट लें कि सेल साइकिल क्या है, तो हमारे पास एक सेल की जो जिंदगी है, ठीक है, एक सेल की जो जिंदगी है, एक सेल से फिर दूसरा सेल बनता है, एक सेल से दूसरे सेल के बनने तक का जितना अमल है वो क्या कहलाएगा, सेल साइकिल कहलाएगा। अच्छा बच्चों, अब हम सेल साइकिल को ही यहाँ पे देखते हैं। अभी हमने जो सेल साइकिल को डिफाइन किया, हमने कहा एक सेल, एक उसके अंदर एक सीक्वेंस आएगा, तरतीब आएगी चेंजेस की, उस सीक्वेंस को आप चेंज नहीं कर सकते, आगे पीछे नहीं कर सकते। ठीक है, ये जो सीक्वेंस है इसमें कौन कौन सी चीजें आएंगी। सबसे पहले सेल ग्रो करेगा, उसके बाद वो अपने क्रोमोसोम्स की कॉपी तैयार कर लेगा, DNA की रेप्लिकेशन करेगा, उसके बाद वो अपने आप को क्या कर लेगा, डिवाइड कर लेगा। ठीक है, उसके बाद वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा। अब ये जो आपके पास सारा प्रोसेस है, सारा अमल है, इसे हम नाम देंगे सेल साइकिल का। अब हम आगे बढ़ते हैं। फेजेस देखते हैं। सेल साइकिल इस तरह से नहीं है कि ये पूरा एक साइकिल एक ही जो है वो स्टेप में कंप्लीट हो जाए। ठीक है, हम इस पूरे साइकिल को 2 फेजेस में डिवाइड करते हैं। पहला फेज हमारे पास इंटरफेज है और दूसरा फेज जो है वो हमारे पास है माइटोसिस। ठीक है, सेल साइकिल को हमने 2 पोर्शंस में डिवाइड किया है। पहला क्या कहलाएगा, इंटरफेज, और दूसरा क्या कहलाएगा, माइटोसिस। अच्छा बच्चों, इंटरफेस को मोस्टली जो है वो हम बोल देते हैं कि ये रेस्टिंग फेज है। ठीक है, या आपने इससे पहले जो है वो अपने इंटर की क्लासेस में या मैट्रिक की क्लासेस में या BS के ही किसी कोर्स में सेल साइकिल को पढ़ा तो आपने उसमें देखा होगा कि इंटरफेस को हम कह देते हैं कि ये एक रेस्टिंग फेज है। ठीक है, आज बच्चों जब हम इसे डिटेल से पढ़ेंगे, इसकी केमिस्ट्री को पढ़ेंगे, तो हम देखेंगे कि असल में ये रेस्टिंग फेज नहीं है। ठीक है, बल्कि इस फेज के अंदर भी, इंटरफेज के अंदर भी, सेल के अंदर बहुत सारे चेंजेस आ रहे होते हैं। ठीक है, अब देखें बच्चों, ये आपके पास है, अच्छा अब ये आपके पास है इंटरफेस। ठीक है, एरो आपको जो है वो डायग्राम में शो कर रहा है कि इंटरफेस, और फिर उसके बाद जो है वो माइटोसिस है। ठीक है, माइटोसिस एक पूरा प्रॉपर पीरियड है डिवीजन का, जिसमें नजर आएगा कि हाँ डिवीजन हो रही है। ठीक हो गया, तो इंटरफेस को बच्चों जैसे डायग्राम में ही जाहिर है, हम मजीद भी इसकी डिवीजन करेंगे, इसी तरह से माइटोसिस को भी फर्दर डिवाइड करेंगे और इनको जो है वो हम 1 बाय 1 डिस्कस भी करेंगे। अब जो हम इंटरफेस की बात करते हैं, जैसे इंटरमीडिएट,
हमारे पास क्लास होती है कि ये एक अमल होता है, स्टेप होता है, उसके बाद आप नेक्स्ट जो है वो क्लासेस में दाखिल हो सकते हैं। इसी तरह से इंटरफेस को हम रेस्टिंग फेस भी कहते हैं, विच इज नॉट ट्रू। ट्रू क्यों नहीं है? आज जब हम इसे पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि सेल इस हालत में, इंटरफेस में, रेस्ट में नहीं है, सुकून में नहीं है, बल्कि उसके अंदर बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, बहुत सारी बायोकेमिकल एक्टिविटीज में सेल इन्वॉल्व है। तो इंटरफेस को 3 बेसिक स्टेप्स में डिवाइड किया जाता है, G1, S और G2। ठीक है, G1 फेज होगा, S फेज होगा और G2 फेज होगा। और यहाँ पे जो है वो बच्चों आपको G0 फेज भी नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो अब हम इन तीनों को, चारों को जो है वो 1 बाय 1 देखते हैं कि ये क्या है। लेकिन उससे पहले हम हर फेज की लेंथ जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। लेंथ जो है वो बच्चों हर फेज की वेरिएबल है। ठीक है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये वेरी करती है। ह्यूमन बीइंग्स की एक आपको मैंने एग्जांपल दी है, क्या ह्यूमन बीइंग्स में 24 आवर्स लगते हैं एक पूरा सेल साइकिल कंप्लीट होने में, 24 घंटे लगते हैं। उसमें G1 जो है वो 9 आवर्स, S जो है वो 10 आवर्स, G2 जो है ये 4.5 आवर्स और माइटोसिस जो है ये 30 मिनट्स में होगी। ह्यूमंस के अलावा इसी तरह से मैंने आपको एक यीस्ट की एग्जांपल दी है कि उसमें जो टोटल सेल साइकिल है वो 90 मिनट्स में कंप्लीट होता है। 90 मिनट्स मतलब 1.5 घंटा, 1 घंटा और 30 मिनट। ठीक है, पहला फेज बच्चों हम इसका देखते हैं G1। ठीक है, फर्स्ट फेज है हमारे पास ये इंटरफेज का। इसके अंदर होता क्या है कि सेल ग्रो करता है। ठीक है, अपना साइज इंक्रीज करता है, ट्वाइस, 2 गुना हो जाता है। ठीक है, अपने साइज से ये क्या हो जाएगा बच्चों? 2 गुना हो जाएगा। और ऐसा होगा क्यों? अच्छा जी, सबसे पहले है हमारे पास G1। G1 पहला स्टेप है, पहला फेज है इंटरफेस का G1। इसके अंदर सेल क्या करता है? अपने आप को ग्रो करता है। ठीक है, अपना साइज जो है वो 2 गुना कर लेगा। ऐसा क्यों करता है? क्योंकि उस दौरान G1 फेज के दौरान सेल के अंदर बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही हैं। वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कौन सी हैं? प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है। ठीक है, डीएनए बेस यूनिट्स बनेंगे इसके अंदर और डीएनए की सिंथेसिस होगी। अब बच्चों हम बात करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस की। अगर आप प्रोटीन के टॉपिक को पढ़ें, ठीक है, प्रोटीन को अलग से पढ़ें, कभी डिटेल से आपने पढ़ा होगा, तो उसमें आपने देखा होगा कि प्रोटीन्स के डिफरेंट फंक्शंस हैं जो हमारी बॉडी में परफॉर्म करती है। ठीक है, उसमें आप एक पॉइंट पढ़ते हैं कि प्रोटीन एक्ट एज एंजाइम्स, सम प्रोटीन्स एक्ट एज एन एंजाइम्स। कुछ प्रोटीन्स जो है वो एंजाइम्स के तौर पे काम करती हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस G1 में क्यों चाहिए? वो इस वजह से कि यहाँ पे जो प्रोटीन्स बनेंगी ये प्रोटीन्स एक्ट करेंगी एज ए एंजाइम्स। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, लाइगेज, हेलिकेज, ये सारे एंजाइम्स बनेंगे और ये एंजाइम्स डीएनए रेप्लिकेशन में रोल प्ले करते हैं। बात समझ में आ रही है? ये तमाम ये प्रोटीन्स की जहां इस पॉइंट पे जो सिंथेसिस हो रही है, क्योंकि हम कहते हैं कि कुछ प्रोटीन जो है वो एक्ट करती हैं एज ए एंजाइम्स, और एंजाइम के बगैर हमारी बॉडी का कोई भी रिएक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं है, कोई भी एक्टिविटी हमारी बॉडी की पॉसिबल नहीं है। ठीक हो गया। तो इस तरह से डीएनए की जब रेप्लिकेशन होनी है तो उसमें डिफरेंट एंजाइम्स इस्तेमाल होने हैं। लाइगेस है, हेलिकेस है, डीएनए पॉलीमरेज है। ठीक है, उसके अलावा आरएनए पॉलीमरेज 1, 2, 3 है। तो वो तमाम प्रोटीन्स एक्ट करेंगी एज एंजाइम्स और डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करेंगी। अच्छा बच्चों, यहाँ पे एक स्टेज है G0 स्टेज। ठीक है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ पोस्ट माइटोटिक सेल्स होते हैं। ठीक है, पोस्ट माइटोटिक सेल्स, हम ऐसे सेल्स को बोलते हैं, पोस्ट माइटोटिक सेल्स, हम ऐसे सेल्स को बोलते हैं जो कैपेबल नहीं होते माइटोसिस के लिए। ठीक है, जो कैपेबल नहीं होते माइटोसिस के लिए। कुछ लोग जो है वो इन्हें डेड सेल बोल देते हैं, इस तरह से कुछ कर देते हैं, लेकिन इसकी जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो ये है कि ये एक्टिव होते हैं, मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं, लेकिन ये प्रोलिफरेट नहीं कर सकते, मतलब अपने आप को डिवाइड नहीं कर सकते। पोस्ट माइटोटिक सेल्स, जैसे बच्चों आपने देखा होगा
कि जब हम छोटे थे या बड़े हो रहे हैं जिस तरह से, तो वक्त के साथ साथ हम बहुत सारी चीजें लर्न करते हैं, सीखते हैं, ठीक है। बचपन में हमारी मेमोरी बहुत शार्प होती है, लेकिन जैसे जैसे बूढ़े होते जाते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं उन्हें आज सुबह की जो बात है वो शाम तक जो है वो याद नहीं रहती। उसकी मेन रीजन ये होती है क्योंकि हमारे जो न्यूरॉन्स हैं ये भी पोस्ट माइटोटिक सेल्स हैं। एक टाइम ऐसा आता है कि ये भी डिवाइड होना क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, ठीक है। जब ये मजीद डिवाइड नहीं करेंगे तो वो लोग जो है वो मजीद बातें जो है वो भी नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। तो जीनोड फेज में इसी तरह से हमारे जो पोस्ट माइटोटिक सेल्स हैं, मतलब के न्यूरॉन्स वगैरह हैं, ये क्या करते हैं, ये G1 से जीनोड फेज में एंटर हो जाते हैं, ठीक है। डेज तक रहेंगे, वीक्स तक रहेंगे, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ये सारी जिंदगी जो है वो वहीं पे रहते हैं। ये डिपेंड करता है बच्चों डाइट पे, ठीक है। अगर डाइट जो है वो बेहतरीन होगी किसी पर्सन की, तो उसके अंदर जो है वो डिवीजन होती रहेगी, उसके अंदर जो न्यूरॉन्स की जो पावर है वो अच्छी होती रहेगी। लेकिन अगर डाइट स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फिर जो है वो पोस्ट माइटोटिक सेल्स मतलब न्यूरॉन्स जो है वो फिर सारी जिंदगी के लिए वहीं पे रहेंगे। इसी तरह से बच्चों अगर आंख में चोट लग जाती है, ठीक है, जैसे उसका लेंस है, लेंस अगर डैमेज हो जाता है तो ये भी पोस्ट माइटोटिक सेल है, ये भी मजीद डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है। अपने आप को दोबारा से जो वो डिवाइड नहीं कर सकता, फिर वो वहीं पे रहता है, सारी जिंदगी वहीं पे रहता है और आंख जो है वो खराब हो जाती है। या फिर आपने ये भी देखा होगा कि वक्त गुजरने के साथ साथ हमारी आई साइड जो है वो वीक होती रहती है, ठीक है। वो आई साइड भी बच्चों हमारी इसी वजह से, लेंस जो है वो भी हमारे इसी वजह से कमजोर होते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो क्या होते हैं, वो पोस्ट माइटोटिक सेल्स होते हैं, उनके अंदर अपने आप को डिवाइड करने की सलाहियत नहीं होती। मेटाबॉलिकली वो एक्टिव होते हैं, ठीक है, मेटाबॉलिकली वो क्या होंगे, एक्टिव होंगे, लेकिन बस अपने आप की जो डिवीजन की पावर है वो नहीं रखेंगे। ऐसे सेल्स को हम क्या कहते हैं, पोस्ट माइटोटिक सेल्स। नेक्स्ट बच्चों फेज है हमारे पास एस फेज। G1 फेज के बाद अगर सेल जो है वो मेटाबॉलिकली भी एक्टिव है और प्रोलिफरेट करने की भी सलाहियत रखता है तो वो G0 में नहीं जाएगा बल्कि वो S फेज में चला जाएगा, ठीक है। इस फेज में S स्टैंड करता है सिंथेसिस के लिए। इसमें डीएनए की सिंथेसिस होगी क्योंकि G1 फेज में डीएनए का तमाम मटेरियल बन चुका है और अब डीएनए के जो यूनिट्स थे, बेस यूनिट्स थे, इसे बनाने के लिए जितने एंजाइम्स चाहिए वो भी बन गए हैं, बेस यूनिट भी बन गए हैं। अब डीएनए की सिंथेसिस हो जाएगी, ठीक है। रेप्लिकेशन होगी, डीएनए की सिंथेसिस होगी, क्रोमोसोम्स नंबर गेट डबल, ठीक है। जैसे ही बच्चों क्रोमोसोम नंबर डबल हो जाते हैं तो G2 फेज को सिग्नल मिल जाता है कि अब आपने स्टार्ट होना है, अब आपका काम जो है वो शुरू हो चुका है। G2 फेज क्या करेगा, ये सेल को तैयार करेगा डिवीजन के लिए। इसके अंदर बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया की रेप्लिकेशन होगी और दूसरी ऑर्गेनेलिस की रेप्लिकेशन होगी। माइटोकॉन्ड्रिया की रेप्लिकेशन बताती चलूं कि क्यों होती है, क्योंकि नेक्स्ट फेज में सेल ने डिवाइड होना है, 1 से 2 बनना है, ठीक है। ऐसा प्रोसेस होने के लिए सेल को बहुत ज्यादा मिकदार में एनर्जी चाहिए, ठीक हो गया। एनर्जी और एनर्जी, पावर एनर्जी कहाँ से आती है, माइटोकॉन्ड्रिया से, पावर हाउस ऑफ सेल। इस वजह से माइटोकॉन्ड्रिया और कुछ ऑर्गेनेलिस हैं वो भी अपने आप को क्या करना शुरू कर देंगी, रेप्लिकेट करना शुरू कर देंगी, ताकि अगले स्टेप के लिए जो है वो पहले से सेल के अंदर तैयारी करके रखें, ठीक है। अब बच्चों ये एनर्जी क्रोमोसोम की मूवमेंट में भी इस्तेमाल होगी। माइटोटिक स्पेसिफिक प्रोटीन्स हैं, कुछ आरएनए हैं, माइक्रोट्यूब्यूल सब यूनिट्स हैं, ये भी यहाँ पे बनाए जाएंगे। ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स और प्रोटीन्स हैं ये आगे जाके क्या करेंगी, माइटोटिक स्पिंडल्स बना लेंगी, काइनेटोकोर, ए काइनेटोकोर, एस्ट्रल, ठीक है। अब पहले से सारी तैयारी करके रखी जाएगी ताकि अगला जो फेज आ रहा है उसके लिए सेल को किसी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। अब बच्चों ये आज आपने जो है वो डायग्राम ड्रॉ भी करनी है। ये सेल साइकिल की डिटेल है, ये एक सेल है हमारे पास, ठीक है। साइटोकाइनेसिस सेल साइकिल का पार्ट नहीं है। एक बार दोबारा से बता दूं कि साइटोकाइनेसिस सेल साइकिल का पार्ट नहीं है। सेल साइकिल के सिर्फ 2 पार्ट हैं, एक माइटोसिस और दूसरा इंटरफेज, ठीक हो गया। लेकिन ये जरूरी है, साइटोकाइनेसिस का होना जरूरी है। एक सेल होगा, उसके बाद G1 फेज के बाद S फेज और S के बाद G2 फेज, फिर उसके बाद माइटोसिस होगी और एक सेल से 2 सेल जो है वो बन जाएंगे, ठीक है। टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे जो है वो मेंशन्ड है। तो बच्चों आज का हमारा लेक्चर यहाँ तक था।